सिद्धार्थ को अपनी पसंद पर विचार करने की फिर से जरूरत थी। मुस्कान जैसे ख्यालात रखने वाली लड़की उनकी नस्ल को क्या ही आगे बढ़ाती। बिल्कुल ठीक कहती है रिया। पढ़ाई तो हासिल कर ली पर अकल नहीं आई। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते ये लोग। हे भगवान जी, किस खानदान में फंसा दिया मुझे लाकर। इससे तो अच्छा बही फैमिली मुझे गोद लेकर चली जाती। वो सिसकते हुए बेड पर गिरी थी। उसे अपने आगे की जिंदगी बिल्कुल वीरान नजर आ रही थी। थोड़ी देर रोने के बाद उसने रिया को कॉल लगाई थी, पर रिया कॉल काट रही थी। उसने 2-3 बार रिया को कॉल किया और फिर चौथी बार रिया का नंबर बंद था। ये आपने अच्छा नहीं किया शिवांश, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत हो रही है। गुस्से से कहते वो अपना चेहरा तकिए में दबाती एक बार फिर से रोने लगी थी। वो ऐसी नहीं है मामा, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, थोड़ी आज़ाद ख्याल है, वो भी घर वालों की बिना वजह की रोक टोक की वजह से। और ये किरण और नंदिनी आंटी ने जो आग लगाई है ना, खूब समझता हूँ मैं इनको। ये सब वो इसलिए कर रही हैं ताकि आपको मुस्कान से बदगुमान करके अपनी बेटी किरण का रिश्ता दे सकें। सिद्धार्थ गुस्से से बोला। आधे घंटे से उसकी माँ शालिनी जी उसके बराबर में बैठी उसे मुस्कान की बुराइयां गिनवा रही थीं। सिद्धार्थ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। पछताओगे तुम। जो रंग ढंग मुस्कान के मैं देख कर आ रही हूं ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी उसके साथ निभ सकेगी। शालिनी जी परेशानी से बोली। मम्मा परेशान मत हो, मुझे उसे डील करना आता है, मैं सब संभाल लूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। तो शालिनी जी खामोश होकर कमरे से निकल गईं। सिद्धार्थ ने अपना सर थाम लिया। मुस्कान, बड़ी हो जाओ यार, अब तो बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो। और ये किरण की बच्ची, उसने कब से ये हरकतें शुरू कर दी। किरण को सोचकर उसके माथे पर बल पड़े। उसने मुस्कान का नंबर मिलाया, मगर पहली घंटी पर ही कॉल काट दी गई। और फिर लगातार कोशिश के बाद चौथी घंटी पर कॉल उठा लिया गया और उसके कानों में मुस्कान की सिसकी पड़ी थी। तुमने भी मुझे शरीफ लड़कियों का लेक्चर देने के लिए फ़ोन किया है ना, तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसी ही हूँ और मैं आगे भी ऐसी ही रहूँगी। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो शादी करनी है या नहीं। मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे लिए। मुस्कान ने अपना सारा गुस्सा सिद्धार्थ पर निकाला। उसकी बातों पर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। मुस्कान जो रोते हुए लेटी थी, उसकी हंसी पर एकदम से उठ बैठी। तुम हंस रहे हो सिद्धार्थ, मुस्कान ने गुस्से से कहा। तो क्या करूं, तुम्हारी इन बातों पर बैठकर रोऊं। और आज तुमने ये छोड़ने वाली बात कह दी है, पर अगर दोबारा की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि किसी भी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, थोड़ी सी लापरवाह हो जो शादी के बाद ठीक हो जाओगी। और रही बात जिस आज़ादी के लिए तुम लड़ रही हो, थोड़े दिन कैद सह लो मेरी खातिर। घर वालों की बात मान लो। फिर जब तुम मेरे पास आ जाओगी ना, मैं तुम्हें अपने साथ पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जहाँ बोलोगी वहाँ लेकर चलूंगा। दोस्तों से मिलने बोलोगी, वहाँ भी छोड़ कर आऊँगा खुद। लेकिन प्लीज़ शादी तक घर वाले जैसा कह रहे हैं उस पर चलो। अगर उनको तुम्हारे दोस्तों से इशू हो रहा है तो अपने दोस्तों को शादी तक मिलने से इनकार कर दो। आखिर तुम्हारी खातिर वो इतना तो कर ही सकते हैं ना। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन शादी के बाद तुम भी वही सलूक करो जो घर वाले करते हैं तो। मुस्कान ने आंसू साफ किए। कुछ तो भगवान का डर करो मुस्कान। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा और तुम बर्दाश्त कर लोगी। एकदम लड़ाकू विमान हो तुम। उसकी बात पर मुस्कान जोर से हंस पड़ी। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर सबको बर्दाश्त कर लूंगी, पर किरण और शिवांश को हरगिज नहीं। तुम नहीं जानते ये लोग मुझसे बहुत खार खाते हैं और मुझे बहुत बुरे भी लगते हैं। किरण अब पहले जैसी नहीं रही, अब बदल गई है। वो तुम्हें पसंद करती है और अब उसकी पसंद के लिए मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती ना। वो तुम्हें पसंद करती है और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो भी बचपन से, मुस्कान ने प्यार से कहा। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ से बात करते ही वो रोना भूल गई थी। सिद्धार्थ को खूब आता था उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे अपनी बात मनवाना। बाकी सबकी तरह बिना डांटे और बिना गुस्सा किए उसे अपनी बात मनवा चुका था। उसने एक बार भी मुस्कान को ये नहीं कहा था कि वो मुस्कान को शादी के बाद आज़ादी देगा, बल्कि उसने ये कहा था कि वो शादी के बाद मुस्कान को अपने साथ आज़ाद रखेगा। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन मुस्कान उसकी बात मान चुकी थी। दिन देखते देखते गुजर गए थे। शादी के दिन बहुत करीब आ गए थे। मुस्कान ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली हुई थी, लेकिन रिया ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, बल्कि मुस्कान का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था।
घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। बारात में 4 दिन बचे थे। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज मेहंदी का फंक्शन था। उसने फूलों का जेवर पहना था। उसके वजूद से मेहंदी की भीनी भीनी महक उठ रही थी। मेरी मेहंदी देखिए आंटी, मेहंदी वाली ने मेरे हाथ पर सिद्धार्थ का नाम भी लिखा है। ये कहते मुस्कान ने अपनी हथेली प्रिया जी के आगे फैलाई थी। हथेली के बीच में बड़ी ही खूबसूरती से सिद्धार्थ का नाम लिखा गया था। भगवान बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारा लग रहा है। अब नीचे चलो, थोड़ी देर में रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है आंटी जी, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें ले लूँ। नीचे जाकर तस्वीरें लीं तो नंदिनी आंटी फिर आवारगी का नाम दे देंगी, उसने गुस्से से कहा तो प्रिया जी ने उसे घूरा। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में तस्वीरें ले लो, तब तक मैं वापस आती हूँ। कहते हुए प्रिया जी कमरे से निकल गईं। थोड़ी देर बाद वो उसे लेने कमरे में आई तो वो खुद ही कमरे से उनके साथ निकलने लगी। अभी निकल ही रही थी कि दूसरी तरफ से आते शिवांश से बुरी तरह टकराई थी कि उसकी दोनों हथेलियां शिवांश की सफ़ेद शर्ट पर जमी थीं। वो आंखें फैलाए शिवांश को देख रही थी, जबकि मुस्कान के हाथों का स्पर्श अपने सीने पर महसूस करते शिवांश का दिल जोर से धड़का था। होश में लौटते मुस्कान ने फौरन हाथ पीछे खींचे थे, पर शिवांश की शर्ट पर मेहंदी के निशान थे। उसने फौरन अपनी हथेलियां देखीं तो बाकी मेहंदी तो ठीक थी, लेकिन हथेली पर लिखा सिद्धार्थ का नाम, जो कि मोटा मोटा लिखा होने की वजह से खराब हो चुका था। शिवांश ने अपनी निगाहें चुराई थी और एक तरफ से होते हुए निकलने लगा, जब मुस्कान की आवाज़ पर उसके कदम रुके। सॉरी शिवांश, उस दिन मैंने आपको बहुत बदतमीजी की थी। मुस्कान के कहने पर शिवांश ने रुककर उसे देखा और फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। मुस्कान कुछ पल शिवांश की पीठ को देखती रही और फिर वो भी नीचे की तरफ बढ़ गई। किरण तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ, जरूरी काम है मुझे तुमसे। शिवांश ने किरण के दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब न आया। किरण के कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। फिर वो नंदिनी जी के कमरे की तरफ बढ़ा। नंदिनी जी के कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही अंदर से आती आवाज़ों पर हाथ रुक गए। मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मेरी जान निकल जाएगी। आज मेहंदी है, मैं सिद्धार्थ के बगैर कैसे रहूंगी। किरण बुरी तरह रो पड़ी और शिवांश पत्थर बना सब सुन रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकती किरण, जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, और अगर तुम इस तरह रोगी तो मुझे तकलीफ होगी। दुनिया का पहला और आखिरी लड़का नहीं है वो, तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। निकाल दो उसे अपने दिमाग से। नंदिनी जी ने ठंडे शब्दों में कहा। मम्मा, काश वो मुझे चुनता। वो हमेशा से मुझे मुस्कान से ज़्यादा अहमियत देता था, मेरी बात मानता था, घंटे घंटे भर मुझसे मैसेज पर बात करता था। वो मेरे साथ अब ऐसा कैसे कर सकता है। मैं मोहब्बत में ऐसे ही आगे नहीं बढ़ गई। उसने मुझे इतनी अहमियत दी, तभी मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करता है। प्लीज़ कुछ करें मम्मा। किरण ने नंदिनी जी के आगे हाथ जोड़ दिए। शिवांश ने सख्ती से आंखें बंद कर लीं और अपने कदम पीछे हटाए। वो वहाँ से निकल गया था। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हवेली से बाहर निकला। दादाजी ने उसे बाहर जाते देखा था। उसे पुकारा पर वो नज़रअंदाज कर गया। तेजी से गाड़ी चलाते उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। उसका दिल कर रहा था कि सिद्धार्थ को गिरेबान से पकड़कर अपनी बहन के कदमों में लाकर पटक दे। किस मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, अपनी बहन को रोता हुआ भी नहीं देख पा रहा, और मेरा खुद का दिल भी कब और कैसे। वो अपना सर पकड़ गया कि सिगरेट निकालकर होठों में लगाई थी। इस वक्त तो यही इकलौता सहारा था जो उसे सुकून दे सकती थी। सिगरेट के गहरे कश लेते अपने अंदर के गम को बाहर निकालने लगा। अपनी शर्ट पर लगी मुस्कान के हाथों की मेहंदी को अपनी उंगली के पोरे से छुआ था, और फिर एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। मेहंदी को पूरा दिन गुजर चुका था। किरण अपने कमरे में बंद थी। नंदिनी जी का बस मुंह बना हुआ था। दोपहर के खाने का वक्त था। दादाजी ने सबको खाने की टेबल पर बुलाया था। वैसे तो दोपहर का खाना अब सब लोग अपने कमरों में खाते थे, सिर्फ रात के खाने पर सब साथ होते थे, और आज दादाजी ने ये इसलिए किया था ताकि नंदिनी जी को राजी कर सकें। जो भी था वो उनकी बड़ी बहू थी। मुस्कान कहाँ है बहू, उसे भी बुलाकर लाओ। दादाजी के कहने पर प्रिया जी मुस्कुराती अपनी जगह से उठी। रात को मेहंदी में सब थककर ऐसे सोए थे कि किसी को नाश्ते का भी ख्याल नहीं रहा था। उन्होंने मुस्कान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी पर कोई जवाब न आया। जब उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला लेकिन मुस्कान कमरे में नहीं थी। मुस्कान, उन्होंने नरमी से पुकारा पर कमरा तो खाली था। वो वॉशरूम की तरफ उठी जहां मुस्कान का मेहंदी का ड्रेस लटक रहा था।
ये लड़की अपनी शादी के आखिरी दिनों में भी मुझे जलील करवाएगी। कितना कहा था मेहंदी का ड्रेस ऐसे नहीं उतारते। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो मुस्कान के कमरे से निकलती नीचे आई थी और नौकरानी को मुस्कान को लॉन में और पिछले हिस्से में देखने के लिए कहा। नौकरानी तेजी से सर हिलाते मुस्कान को देखने चली गई। कुछ मिनट के बाद नौकरानी हाँफते हुए वापस आई थी। मैडम जी, मुस्कान मैडम बाहर नहीं है। नौकरानी के कहने पर प्रिया जी के पसीने छूट गए। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा। अगले पल वो अपने कमरे में गई। जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, मुस्कान का नंबर मिलाते फ़ोन कान से लगाया, लेकिन मुस्कान का नंबर बंद था। उनके होश उड़ गए। हे भगवान जी, मैं क्या कहूँगी। ये लड़की मेहंदी वाले दिन बिना बताए कहाँ चली गई। नंदिनी भाभी को मालूम हुआ तो पूरे ख़ानदान में अखबार लग जाएंगे। प्रिया जी परेशानी से कमरे में टहल रही थीं जब नौकरानी प्रिया जी के कमरे में वापस आई। मैडम जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं खाना शुरू करना है। नौकरानी के कहने पर प्रिया जी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, अपने चेहरे के उड़े होश संभालने की कोशिश की और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गईं। मुस्कान कहाँ है बहू? पापा जी, वो नहा रही है। प्रिया जी ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। क्या हुआ प्रिया, परेशान लग रही हो? नंदिनी जी ने गौर से उनके कांपते हाथों को देखा। बाकी सब लोग भी प्रिया जी की ओर देखने लगे थे। नहीं भाभी, बस थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही है। और फिर कांपते हाथों से अपने प्लेट में चावल निकालने लगी। खाना शुरू करें, प्रिया जी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा तो सबने खाना शुरू कर दिया। शिवांश सबसे लापरवाह बहुत सुकून से खाना खा रहा था। सबने खाना खा लिया। अब सारे लोग मेरे कमरे में आ जाओ, वहां बैठकर पुराने एल्बम देखेंगे, कुछ पुरानी बातें याद करेंगे। बहुत वक्त हो गया साथ में बैठे। वैसे भी 2 दिन के बाद मुस्कान विदा हो जाएगी, दादाजी ने भीगे शब्दों में कहा। नंदिनी जी ने नफरत से सर झटका। मुझे तो जरूरी मीटिंग में जाना है दादाजी, मेरी तरफ से माफ़ी, शिवांश ने अपना मुंह नैपकिन से साफ करते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। दादाजी ने उसे नहीं रोका। खाना खाने के बाद नंदिनी जी और किरण भी न चाहने के बावजूद दादाजी के कमरे में चले गए। मुस्कान अब फ्री हो गई होगी, जाओ किरण, तुम मुस्कान को बुला कर लाओ, दादाजी ने कहा। नहीं नहीं किरण, तुम बैठो, मैं मुस्कान को बुला कर लाती हूँ। प्रिया जी घबराकर उठी और कमरे से चली गईं। सब लोग उनके इस अंदाज पर बुरी तरह चौंके थे। जल्दी से घर वापस आ जाओ मुस्कान, वरना अगर तुम बाद में आई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मुझे और कटघरे में खड़ा मत करो। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें अपनी औलाद बनाकर पाला, तुम्हारी परवरिश अपने जिम्मे ली। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे नाक कटवाओगी तो मैं कभी तुम्हारी परवरिश न करती। वो मुस्कान के कमरे में चक्कर काटने लगी और एक बार फिर मुस्कान का नंबर मिलाया। मुस्कान का नंबर अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। उन्हें याद आया उनके पास मुस्कान की दोस्त रिया और काजल का नंबर था। ये दोनों लड़कियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन फिर भी नंबर उनके फ़ोन में सेव था। उन्होंने काजल के नंबर पर फ़ोन लगाया, पर काजल को कुछ भी नहीं पता था। रिया ने भी कहा कि उसको भी मुस्कान के बारे में कुछ नहीं पता। पिछले 1 हफ्ते से उसकी बात नहीं हुई है। प्रिया जी और भी परेशान हुई। दिल में ख्याल आया, सिद्धार्थ से पूछूं, क्या मालूम सिद्धार्थ के साथ गई हो, पर अगर उसके साथ नहीं गई होगी तो अलग तमाशा लग जाएगा। वो अपनी परेशानी में थी जब नंदिनी जी कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है प्रिया, मुस्कान अब तक नहीं नहाई? नंदिनी जी ने कमरे में निगाह घुमाते पूछा, पर उनकी नज़रें वॉशरूम के खुले दरवाजे पर गईं। उन्होंने वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए तो सामने ही उसके मेहंदी के कपड़े लटक रहे थे। मुस्कान कहाँ है प्रिया? नंदिनी जी ने हैरत से पूछा। पता नहीं भाभी, कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मतलब पता नहीं? उसके कपड़े यहाँ लटके हुए हैं और वो घर पर नहीं। कहाँ गई है? तुम्हें बताकर नहीं गई? नंदिनी जी ने उनके सामने आते उन्हें झंझोड़ कर पूछा। प्रिया जी सिसकने लगी। नंदिनी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अगले ही पल कमरे से निकल गईं और प्रिया जी वहीं मुस्कान के बेड पर बैठकर अपना माथा पीटने लगीं। क्या करूं इस लड़की का? मेरा दिल कर रहा है ये सामने आए और इसकी जान ले लूं। और फिर कुछ ही पल में सब लोग जमा हो गए थे। प्रिया जी भी वहीं चली आईं। जब उन्होंने शालिनी जी और सिद्धार्थ को भी वहीं देखा, यानी नंदिनी जी सबको जमा कर चुकी थीं। प्रिया, मुस्कान कहाँ है? दादाजी ने लाल आंखों से पूछा। मुझे नहीं मालूम पापा जी, प्रिया जी ने बेबसी से निगाहें झुका लीं। इसीलिए कहती थी पापा जी, उसे इतनी आज़ादी मत दो। उसकी हरकतें आप लोगों के सामने थीं, फिर भी आप लोगों ने उसे इतनी आज़ादी दी। नंदिनी जी ने गुस्से से कहा। तुम इस वक्त चुप हो जाओ नंदिनी, अजय जी ने जब से कहा। क्यों चुप हो जाऊं? अब भी मुझे ही चुप करवाएंगे? वो मैडम सुबह से घर से गायब है। आप लोगों ने ये सोचा है
कि इस घर में मेरी बेटी है। मुस्कान की हरकतें अगर ख़ानदान में गईं तो किरण का क्या होगा? कौन शादी करेगा किरण से? नंदिनी जी गुस्से से फट पड़ी जबकि सिद्धार्थ के होंठ भींच गए थे। कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? मुस्कान को देखने जा रहा हूँ, उसकी दोस्तों के घर। तुम्हें उसकी दोस्तों का घर मालूम है? दादाजी ने पूछा। मालूम है, एक बार लेकर गया था। ये कहते सिद्धार्थ निकल गया। देख लो शालिनी, आपका बेटा भी बराबर का हिस्सेदार है, उसे बाहर घुमाता रहा है। यही वजह है कि वो इतनी बदतमीज हो गई है। अब बस पापा जी, और बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो आ जाए तो उसे आज ही विदा कर देना। अगर बारात वाले दिन भी ऐसे उठकर चली गई तो क्या करेंगे हम लोग? नंदिनी जी ने जहर उगलना शुरू कर दिया जबकि प्रिया जी खामोश आंसू बहाती एक तरफ खड़ी थीं। वो क्या कर सकती थीं? नंदिनी जी गुस्से से किरण का हाथ पकड़ती कमरे से चली गईं। मम्मा, मुस्कान कहाँ है? किरण ने परेशानी से पूछा। मुझे क्या मालूम कहाँ है? गुल खिला रही होगी कहीं ना कहीं। कोई ना कोई आवारगी कर रही होगी, आवारा लड़की, नंदिनी जी ने गुस्से से कहा जबकि किरण अपने दांतों तले होंठ दबाते कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसने फ़ोन उठाते मुस्कान की दोस्त को मैसेज करना शुरू किया। उसके पास मुस्कान की 2 दोस्तों का नंबर था क्योंकि मुस्कान एक बार उसके फ़ोन से अपने दोस्तों से बात कर चुकी थी। क्या कर रही हो किरण? नंदिनी जी ने गुस्से से पूछा। मुस्कान की दोस्त को मैसेज कर रही हूँ, क्या पता मुस्कान वहाँ हो, किरण ने कहा। नंदिनी जी ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा। खबरदार जो तुम उसके मामले में पड़ी और अगर तुमने उसके दोस्तों से बात की, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अब तुम्हारी ज़बान पर मुस्कान का नाम भी ना है। मुझे क्या पता था कि वो बड़े होकर ऐसे गुल खिलाएगी, वरना बचपन में ही उसे इस घर में आने नहीं देती। तुम्हारे बचपन में आकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब वो सारा गुस्सा किरण पर ही निकाल रही थी जबकि किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने रात को ही भगवान जी से प्रार्थना की थी कि मुस्कान को उसके रास्ते से हटा दे। तुम परेशान मत हो शालिनी, वो बच्ची है, उसे रस्मों रिवाजों का नहीं मालूम। दादाजी ने शालिनी जी से माफ़ी मांगते हुए कहा। मैं ऐसी खुदसर लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मुझे तो हैरत है, अगर मुझे अंदाजा होता कि इस कदर हाथ से निकल चुकी है तो मैं कभी उसका रिश्ता सिद्धार्थ से नहीं करती, बल्कि सिद्धार्थ को किसी न किसी तरह मना लेती। शालिनी जी भी गुस्से से बोल रही थी। दोपहर से रात होने को आई थी और अब तक मुस्कान नहीं लौटी थी। सिद्धार्थ सुबह से उसे ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा था। सब लोग लॉन्ज में जमा थे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे सबकी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। जब शिवांश सिंघानिया की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और थकावट भरे चेहरे के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। आज सबको एक साथ देखकर वो चौंक गया था। क्या हुआ, सब खैरियत? सुबह से अब तक जमा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। क्या सब ठीक है ना? उसने परेशानी से पूछा। मुस्कान चली गई, ये कहते दादाजी की आंखों में आंसू आए थे। कहाँ चली गई? शिवांश ने हैरत से पूछा। हम सबकी इज्जत को खाक में मिलाकर पता नहीं कहाँ चली गई, ये कहते दादाजी की बूढ़ी आंखों से आंसू और भी गिरने लगे। अजय जी और प्रताप जी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने एक दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था। क्या मतलब? और आप सबने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मर तो नहीं गया था? शिवांश परेशानी से बोला। हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर पटक दी। उसे ढूंढो शिवांश, अगर वो न मिली तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दादाजी रोते हुए बोले तो शिवांश उनके कदमों में बैठ गया। शिवांश के चेहरे पर अजीब सा अंधेरा फैल रहा था। फिक्र मत करें दादाजी, मिल जाएगी। थोड़ी लापरवाह है, अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी, मैं देखता हूँ। कि तभी सिद्धार्थ झुके कंधों से घर के अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ सिद्धार्थ, मुस्कान को लेकर नहीं आए? प्रिया जी रोते हुए आगे बढ़ी। मुस्कान कहीं भी नहीं मिली आंटी जी, और उसके किसी दोस्त का भी उससे कोई बात नहीं हुई है, सिद्धार्थ ने थके हुए अंदाज में कहा। कहाँ जा सकती है वो? दादाजी, आपने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया? शिवांश ने पीछे पलटते अपने दादा से पूछा। हाँ, सुबह 11 बजे घर से निकली थी, चौकीदार के सामने निकली थी। और वो ड्राइवर को साथ लेकर गई होगी ना? तो शिवांश ने फिर पूछा। नहीं, वो कैब बुक करवा कर गई है, और कैब जिस एंगल में खड़ी हुई थी सीसीटीवी फुटेज में कैब का नंबर नहीं आया, क्योंकि वहाँ का कैमरा शायद ख़राब हो गया है। अपने बाप के कहने पर शिवांश ने अपने माथे पर हाथ मारा। न जाने वो किस मुश्किल में फंस गई होगी। भगवान के लिए उसे ढूंढ लाओ। सुबह से रात हो गई है, जवान बच्ची घर से बाहर है। प्रिया जी अपने पति के आगे आई थीं और इस बार
नंदिनी जी को भी सच में परेशानी हुई थी। सुबह तक तो वो समझ रही थी कि वो अपनी आवारगी में घर से बाहर घूम रही होगी, लेकिन अब बात सच में परेशानी वाली थी। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें पापा। बल्कि रुकिए, पुलिस यहीं आएगी, रिपोर्ट भी लिखेगी और अभी मुस्कान को ढूंढना शुरू करेगी। शिवांश ने कहते हुए फ़ोन अपने कान से लगाया। पुलिस तक बात जाएगी तो और बदनामी होगी। मुस्कान अपनी मर्जी से घर से निकली है शिवांश, ये बात अगर समाज में पता चली तो। दादाजी ने कहते कहते अपना एक बाजू थामा था। उनके दाएं तरफ दर्द की तेज लहर उठी थी। संभालिए खुद को दादाजी, पुलिस में रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, शिवांश ने परेशानी से कहा। शिवांश, तुम अपने पर्सनल पहुंच के जरिए भी मालूम करवा सकते हो। तुम्हारे सोर्स पुलिस से कहीं ज़्यादा हैं। तुम तो बेबस नहीं हो, उसे ढूंढो, दादाजी ने तड़प कर कहा और शिवांश ने अपने होंठ भींच लिए। फिर हाँ में सर हिलाते मैनेजर को कॉल लगाने लगा। वो वापस आई तो जिंदा नहीं रहेगी, मैं खुद उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। जो बदनामी की पोटली मैं खुद अपने हाथों से इस घर में लेकर आया था, अब उस बदनामी को मैं खुद ही अपने हाथों से ख़त्म भी करूंगा। दादाजी को आज अपने फैसले पर सच में अफसोस हो रहा था। बाहर ढूंढने से बेहतर है कि आप दोनों नंदिनी आंटी से पूछें कि मुस्कान कहाँ है। सिद्धार्थ की आवाज़ पर सब लोग ठहर गए थे और सिद्धार्थ को देखने लगे। नंदिनी जी के चेहरे की रंगत उड़ी थी। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? शिवांश का लहजा गुस्से से तेज हुआ। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। शिवांश आंटी से पूछिए और किरण से पूछिए कि मुस्कान कहाँ है। ये दोनों ही खिलाफ थी शादी के, बस किसी तरह मुस्कान को रास्ते से हटाना चाहती थीं ताकि किरण को मेरे गले में बांध सकें। आप शायद जानते नहीं अंकल जी, किरण मुझे। सिद्धार्थ के शब्द मुंह में थे जब आगे बढ़ते शालिनी जी ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सिद्धार्थ, एक लड़की के लिए तुम इन लोगों पर सवाल उठाओगे? शालिनी आंटी, इससे यहाँ से लेकर जाएं, वरना ऐसा ना हो मैं सब कुछ भूल कर अभी इसे यहीं जिंदा खत्म कर दूं। शिवांश गुस्से से कांपते हुए बोला तो सिद्धार्थ आंखों में शोले लिए शिवांश को घूरने लगा। चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहनी हैं। मैं बता दूं कि मैं मुस्कान को ढूंढ निकालूंगा कहीं से भी। मेरी शादी मुस्कान से ही होगी। सुना आप सबने? आपने जितनी साजिश करनी है कर लें। सिद्धार्थ गुस्से से कहते दरवाजे को लात मारता बाहर निकल गया। शालिनी जी उसके पीछे भागी थी। सुना आपने क्या कहकर गया है ये सिद्धार्थ? मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर गया है कि मैंने भगाया है मुस्कान को। मैं क्यों भगाऊंगी? और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम बीच में घसीटने की? नंदिनी जी रोते हुए चिल्लाई, जबकि किरण भी रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अभी मुस्कान को ढूंढने पर ध्यान दो, कौन क्या कह रहा है छोड़ो उसे। नंदिनी जी को नज़रअंदाज करते हुए दादाजी शिवांश की तरफ देखने लगे। फिक्र मत करें दादाजी, मैं ढूंढता हूँ मुस्कान को, कहता हुआ शिवांश वहां से बाहर चला गया। सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शालिनी जी उसे गुस्से से पूछ रही थी, मगर वो बिना रुके अपने कमरे में चला गया। अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। सिद्धार्थ, ये क्या बचपना है, दरवाजा खोलो। शालिनी जी परेशानी से दरवाजा खटखटाने लगी। यहाँ से जाए मम्मा, मुझे अभी बात नहीं करनी, वो जोर से चिल्लाया था और अपना सर पकड़ते दरवाजे से टेक लगाते नीचे बैठ गया। ऐसा मत करो सिद्धार्थ, मेरे इकलौते बेटे हो तुम, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरा आखिरी सहारा। अगर इस तरह करोगे तो मैं क्या करूँगी? वो रोते हुए बोली तो सिद्धार्थ अपनी माँ के आंसुओं के आगे बेबस हो गया। प्लीज़ सिद्धार्थ, दरवाज़ा खोलो, शालिनी जी दरवाजे से सर टिकाते बोली तो सिद्धार्थ ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लगता था जैसे बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके हुए थे। सिद्धार्थ, शालिनी जी उसके सीने से लगी। रात के 11 बज चुके हैं मम्मा। उसका कुछ नहीं पता चला कि वो किस हाल में होगी। ये सोचकर मेरी जान निकल रही है, सिद्धार्थ ने भीगे शब्दों में कहा। शालिनी जी पहले जो मुस्कान पर गुस्सा हो रही थी, अब खुद भी फिक्रमंद होने लगी थी। तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगी, कुछ नहीं होगा उसके साथ। शालिनी जी के कहने पर सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं कुछ देर में घर से चला जाऊंगा। शालिनी जी उसे नासमझी से देखने लगी। लेकिन कहाँ? मुस्कान को ढूंढने। मैंने अपने दोस्त से बात की है, हम उसे अस्पताल या फिर किसी अनाथ आश्रम। और सिद्धार्थ की जबान आगे बोलने से इनकारी थी। और क्या? शालिनी जी ने तड़प कर पूछा। और किसी मुर्दा घर। आगे वो कुछ न कह सका। शालिनी जी का हाथ अपने सीने पर गया। भगवान न करे सिद्धार्थ, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कि तभी सिद्धार्थ का फ़ोन बजा। मेरा दोस्त आ गया है, भगवान से प्रार्थना करना वो मिल जाए,
वरना मैं किरण और नंदिनी आंटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब से हमारा रिश्ता हुआ है वो मुस्कान की दुश्मन बनी हुई हैं। जरूर मुस्कान के गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ है, जिससे कि मुस्कान घर से गायब हो जाए और दोनों खानदानों की इज्जत बचाने के लिए मैं किरण से शादी कर लूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो जा चुका था जबकि शालिनी जी अपना माथा थामे रोने लगी। पहले मुस्कान का गायब होना और अब सिद्धार्थ की बदगुमानी। हे भगवान जी, मुस्कान मिल जाए। उन्होंने सच्चे दिल से दुआ की थी। अपनी पावर इस्तेमाल करो एसपी, अपनी सारी टीम को इस काम पर लगा दो। मुझे मतलब नहीं, हर अस्पताल, हाईवे, रेलवे, बस स्टॉप, हर जगह तलाश करो। मुझे वो सुबह होने से पहले घर वापस चाहिए। शिवांश फोन पर बात करते अपना माथा मसल रहा था। यू इडियट, जब मैं कह रहा हूँ वो घर से अपनी मर्जी से निकली थी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। उसकी शादी थी 2 दिन बाद, और वो भी पसंद की शादी हो रही थी यार। एसपी की बात पर शिवांश गुस्से से गुर्राया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अगर उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम लोगों की नौकरी नहीं रहने दूंगा, गुस्से से कहते शिवांश ने फोन बेड पर फेंका था। पहले जो पुलिस मुस्कान की मिसिंग कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं थी, शिवांश के फोन पर सिर्फ रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मुस्कान को ढूंढ भी रही थी। कहाँ चली गई हो मुस्कान तुम? पता नहीं किस हाल में होगी। बेड पर बैठते शिवांश ने अपना सर हाथों में गिराया था। उसका एक पैर तेजी से हिल रहा था और ये उसके डिप्रेशन में होने की निशानी थी। वो कैब और वो ड्राइवर, वो अपनी मर्जी से गई थी और घर के ड्राइवर की जगह उसने कैब प्रेफर की थी। इसका मतलब वो छुपकर ऐसी जगह जा रही थी जहां से हमारी तरफ से मना था। वो गहरी सोच में था। क्या वो शादी से भागी है? शिवांश के दिल में सवाल उठा। नहीं, शादी तो उसकी पसंद की थी, वो नहीं भाग सकती, और अगर भागती तो पीछे कोई लेटर छोड़कर जाती। शिवांश ने गहरा सांस लेते हुए एक बार फिर फोन उठाया और अपने मैनेजर को कॉल लगाया। फोन ट्रेस हुआ। शिवांश ने कॉल उठाते ही सवाल किया। सर, कोशिश कर रहे हैं पर सिम बंद है, थोड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ वक्त लगेगा। मैनेजर ने परेशानी से कहा। मुझे जल्द से जल्द लोकेशन चाहिए, और हाँ, हैकर हायर करो। मुस्कान का व्हाट्सअप और सोशल अकाउंट कहाँ कहाँ से एक्टिव है उसकी लोकेशन भी निकालो। मुझे उसके फ़ोन का पूरा डाटा चाहिए। शिवांश के कहने पर मैनेजर ने ओके सर कहते फ़ोन रख दिया। उसी पल कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और किरण अंदर आई। आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी थीं। भाई, मुस्कान, किरण रोते हुए शिवांश के गले लगी थी। शिवांश ने उसके हाथ थामकर उसे अपने साथ बिठाया। मुस्कान मिल जाएगी किरण? मुझे डर लग रहा है, किरण ने रोते हुए कहा तो शिवांश ने उसका सर थपका। चिंता मत करो, सुबह होने से पहले मुस्कान हमारे पास होगी। आप सच कह रहे हैं? वो वापस आ जाएगी ना? किरण के पूछने पर शिवांश ने होंठ भींचकर हाँ में सर हिलाया। अब तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, सुबह से रो रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी। शिवांश के कहने पर वो आंसू साफ करते शिवांश के कमरे से निकल गई। कैसे बताती सच, कैसे उससे कहती कि वो मुस्कान के गायब होने में बराबर की हिस्सेदार है। रात को ही उसने भगवान जी से रो रो कर सिद्धार्थ को मांगा था। हे भगवान जी, मुस्कान को रास्ते से हटा दो। और अब वो रास्ते से हट गई थी तो जान निकली जा रही थी। अपने कमरे में आते वो बेड पर गिरकर रोने लगी। भगवान जी, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेती हूँ। नहीं चाहिए मुझे सिद्धार्थ, बस प्लीज मुस्कान को वापस ले आओ। आप जानते हैं ना कि इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है। प्लीज उसे सही सलामत घर वापस ले आओ। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाते रो पड़ी। दूसरी तरफ नंदिनी जी, जो दिन भर उसके लिए बुरी बातें करती रही थीं, अब वो भी भगवान जी के सामने खड़ी मुस्कान के वापस आने की प्रार्थनाएं कर रही थीं। अजय जी और प्रताप जी पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे कि शायद वो किसी बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन पर नजर आ जाए। सिगरेट का धुआं हवा में मिल रहा था। वो बालकनी में खड़ा, ठंडी हवाएं उसके आग होते वजूद से टकरा रही थीं। 2 घंटे और गुजर चुके थे। हर गुजरता पल सदियों की तरह दिमाग पर भारी था। और उसी पल उसका फ़ोन बजा। उसके मैनेजर की कॉल थी। सर, लोकेशन तो फ़िलहाल ट्रेस नहीं हो सकी, पर मुस्कान मैडम के नंबर से उनका व्हाट्सएप डाटा, ईमेल और कॉल हिस्ट्री वगैरह ट्रेस कर ली गई है। सब कुछ मैं आपको मेल कर रहा हूँ। मैनेजर ने खबर दी। ठीक है, लोकेशन भी ट्रेस करो, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए। और ये भी मालूम करो लास्ट टाइम मुस्कान को पिक करने कौन सी कैब आई थी। शिवांश ने कहते फ़ोन काटा और फौरन अपना लैपटॉप लेते बेड पर बैठा। लैपटॉप खोला तो एक मेल पर क्लिक करते ही उसके सामने मुस्कान का सारा डाटा बिखर गया। व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ। वो मुस्कान की सारी चैट स्क्रॉल करने लगा।
एक एक करके मुस्कान के दोस्तों की चैट पढ़कर उसकी निगाह रिया की चैट पर रुकी थी। रिया ने उसे ब्लॉक किया हुआ था, उसी दिन से जिस दिन से शिवांश ने उसकी इंसल्ट की थी। इन सारी चीज़ों में शिवांश को एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जो मुस्कान की गुमसुदगी की तरफ इशारा करती हो। मुस्कान सुबह कहाँ गई थी, अब ये बात उसके लिए एक सवालिया निशान बन गई थी। शिवांश को उस ड्राइवर का नंबर मिला जो लास्ट टाइम मुस्कान को लेने के लिए घर के बाहर तक आया था। उसने वो नंबर मैनेजर को सेंड किया और कहा कि इस नंबर की तमाम डिटेल्स निकलवाओ और इस नंबर को ट्रेस भी करो। मुस्कान का मोबाइल डाटा के जरिए गाड़ी की तमाम डिटेल्स भी आ गई थी, गाड़ी का नंबर भी। लेकिन कुछ तो मिसिंग था, कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था। शिवांश ने लैपटॉप की स्क्रीन को आंखें छोटी करके देखा और बहुत गहराई से सोचा, फिर जोर से आंखें बंद कर लीं। अचानक उसकी निगाह वापस रिया की चैट पर अटक गई कि पहले दिन से ही उसे ये लड़की बुरी तरह खटक रही थी। उसने दोबारा से मैनेजर को कॉल लगाई, एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे इस नंबर की भी तमाम डिटेल्स चाहिए। ट्रेस करो उस नंबर को और पता करो कि ये लड़की और कितनी सिम इस्तेमाल करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है और लास्ट टाइम ये लड़की कहाँ पर थी मुझे ये भी जानना है। शिवांश ने कहने के साथ ही मैनेजर को रिया का नंबर सेंड कर दिया। लैपटॉप बंद करते वो कमरे में टहल रहा था। उस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। ओह गॉड, मुस्कान को सेफ रखना, उसने दिल से प्रार्थना की थी। पर अचानक उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसने फौरन लैपटॉप खोला। मुस्कान के मोबाइल डाटा में जो फेसबुक आईडी शो हुई थी, वो फेसबुक आईडी मुस्कान सिंघानिया के नाम की थी। पर उसे अच्छी तरह याद था मुस्कान की एक और आईडी भी थी जो पूजा के नाम की थी। मुस्कान ने एक बार उस आईडी से शिवांश को मैसेज किया था, इसीलिए शिवांश को पता था। शिवांश ने फ़ोन उठाया। मुस्कान के नंबर पर एक और आईडी बनी थी पूजा के नाम की। उस आईडी की डिटेल्स भी मुझे चाहिए अभी। शिवांश के कहने पर कुछ देर फ़ोन पर खामोशी रही। जी सर, पूजा नाम की आईडी थी, पर यह दोपहर में ही डीएक्टिवेट की गई है, डिलीट कर दिया गया है ये अकाउंट। शिवांश ने गहरी सांस ली। उसे यहाँ से भी कोई क्लू मिल सकता था। रिकवर करो आईडी को और मुझे फ़ौरन उसका डेटा भी भेजो, मुझे उसका सारा डेटा चाहिए। शिवांश के कहने पर मैनेजर ने फ़ोन बंद कर दिया। 10 मिनट के बाद मैनेजर की कॉल आई। मैनेजर ने पूजा नाम की फेसबुक आईडी की तमाम डिटेल्स, तमाम डाटा रिकवर करवा कर शिवांश को मेल कर दिया। शिवांश की नज़र एक बार फिर स्क्रीन पर घूमने लगी और इस बार आंखों में चमक थी। पूजा नाम की आईडी से राहुल नाम के लड़के को मैसेज किया गया था। ये मैसेज रात के 2 बजे के करीब किया गया था। प्लीज़ नाराज़गी छोड़ दो ना। अच्छा, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मुस्कान की तरफ से ये मैसेज भेजा गया था। रहने दो ये मनाने का पुराना तरीका, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती, तुम्हारी तो मेहंदी थी ना आज। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं मुस्कान। मैंने आज तक किसी से इतने सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं की है जितने सच्चे दिल से मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम मुझे बहुत दिल के करीब महसूस होती हो। तुम्हारी शादी के बाद हम कैसे मिलेंगे? राहुल की आईडी से रिप्लाई आया था। शिवांश के माथे पर बल पड़े। तुम मेरी मोहब्बत को ना आजमाओ, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज ही मिलने आऊँगी, यानी सुबह फर्स्ट टाइम में। मुस्कान ने मैसेज भेजा था। ठीक है, अगर तुम ना आई तो समझना तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके बाद मुस्कान की तरफ से भेजे गए दिल के बहुत सारे इमोजीज थे। शिवांश का सर कुछ पल के लिए बुरी तरह चकराया। कुछ पल इसी चैट को घूरने के बाद शिवांश ने दोबारा मैनेजर को कॉल लगाई। उसका डाटा पूरा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कल रात के मैसेज हैं। लेकिन कल रात के मैसेज देखकर लगता है कि पहले भी उस अकाउंट पर कन्वर्सेशन होती रही है। मुझे पिछली भी सारी कन्वर्सेशन चाहिए। शिवांश ने माथा मसलते कहा। सॉरी सर, अकाउंट 3 महीने पहले डिलीट किया जा चुका था, ये दोबारा बनाया गया है, इसी नंबर पर अकाउंट, जो इसके अलावा और कोई डेटा नहीं है। मैनेजर के बताने पर शिवांश का दिल किया अपना सर पीट ले। ओके, सुबह होने वाली है, मुझे सुबह तक उस ड्राइवर की और मुस्कान के फ़ोन की लोकेशन चाहिए। ये कहते हुए शिवांश ने फ़ोन बंद कर दिया था और फिर लैपटॉप बंद करते हुए कुछ पल के लिए बेड पर लेटा आंखें बंद कर लीं। सर बुरी तरह दर्द करने लगा था। शिवांश ने अपनी आंखें मूंदी हुई थी और आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था। उस शिवांश हिटलर का मुझे ये 7वां जन्म लगता है। पहले जितने भी जालिम गुजरे हैं ना, वो तुम्हारे भाई से पीछे रह गए हैं जुल्मों में।
कुछ महीने पहले किचन में खड़ी उसकी बड़बड़ाहट शिवांश ने सुनी थी, जब वो किरण के साथ शिवांश के बारे में धीरे धीरे बात कर रही थी। उसकी बात पर शिवांश के होंठ मुस्कुराए थे, पर अब सोचते हुए आंखों के किनारे भीगने लगे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था मुस्कान। काश तुम सोच लेती कि तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हैं। वो झटके से उठ बैठा, अपना सीना रब करते पानी का गिलास उठाया कि तभी उसका अचानक फोन बजा। देखा तो एसपी की कॉल थी। दिल जोर से धड़क उठा। उसने फोन उठाते कान से लगाया। सर, मैंने आपके कहने के अनुसार अपनी पूरी पुलिस फोर्स मुस्कान मैडम को ढूंढने में लगा दी। इन 5 घंटे में शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सबके सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए, लेकिन मुस्कान मैडम या उनकी किसी दोस्त का कहीं कोई गाड़ी स्पॉट नहीं हुई है। सारे अनाथ आश्रम, सारे एनजीओ, यहाँ तक कि शवगृह भी, लेकिन मुस्कान मैडम कहीं भी नहीं मिली। आपके पापा के कहने पर हम उनके दोस्तों के घर की तलाशी भी ले चुके हैं, एसपी ने कहा तो शिवांश ने आंखें बंद कर लीं। वो फ़ोन बंद करके बेड पर बैठ गया। एक आंसू उसकी आंख से निकला और उसकी नाक के किनारे पर अटक गया। कोई पावर, कोई रुतबा और पैसा, कुछ भी इस वक्त उसके पास ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। उसे लगता था वो इतनी पावर रखता है कि पल में सबको अपने इशारों पर नचा सके, पर अब सब कुछ बेकार लग रहा था। वो बेबस था। मुस्कान, कहाँ हो तुम? उसके होंठों ने हल्के से हरकत की थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखों को साफ किया। खड़े होते कमर पर हाथ बांधे। चाहने के बावजूद कंधे पहले जैसे चौड़े नहीं थे, बल्कि कुछ झुक गए थे। शिवांश, दादाजी कमरे में दाखिल हुए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे मंदिर लेकर चलो। वो दादाजी को सहारा दिए बाहर ले जाने लगा। कुछ खबर मिली मुस्कान की कि नहीं? नहीं, शिवांश ने छोटा सा जवाब दिया। तुमने तो कहा था सुबह तक मिल जाएगी। जी दादाजी, कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हुए खुद उसकी आवाज़ भी कांप गई थी। वो लापरवाह है, नासमझ है, पर वो गंदे कैरेक्टर की नहीं है शिवांश। सिद्धार्थ से शादी उसकी पसंद से हो रही थी, वो घर से भागी नहीं है। दादाजी उसे यकीन दिला रहे थे। मैं जानता हूँ वो कैसी है, आप फिक्र न करें, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बस आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि वो मिल जाए। शिवांश के कहने पर दादाजी खामोश हो गए। सुबह के 8 बज गए थे। अजय जी और प्रताप जी घर लौट आए थे और शिवांश पुलिस स्टेशन गया हुआ था। नंदिनी जी प्रिया जी को हौसला दे रही थी। शालिनी जी भी रोते हुए वहीं आ गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ कल रात से अपने दोस्त के साथ घर से निकला था और अब तक नहीं लौटा था। सर, ड्राइवर की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और मुस्कान मैडम के फ़ोन की लोकेशन भी ड्राइवर के घर की ही आ रही है। मैनेजर के बताने पर शिवांश के माथे पर गहरे बल पड़े थे। अगले ही पल वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उंगली से गार्ड को इशारा किया। गार्ड भी गाड़ियों में सवार हुए थे। अगले कुछ पलों में 3 गाड़ियां आगे पीछे निकली थीं। आधे घंटे के बाद गाड़ियां एक बस्ती में रुकी थीं। हैरत से लोग उस आलीशान गाड़ियों को देख रहे थे। कुछ लोग तो हैरत से शिवांश सिंघानिया को देख रहे थे, क्योंकि वो सियासी दुनिया में उभरने वाला नया सितारा उनकी कच्ची बस्ती में क्या कर रहा था। ड्राइवर के घर के आगे गाड़ी रुकी थी। गार्ड ने फौरन दरवाज़ा धड़धड़ाया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलते ही बाहर गार्ड को देखा तो घबराकर दरवाज़ा बंद करने लगा। जब गार्ड ने जोरदार लात दरवाजे पर मारी, दरवाज़ा पहले ही कच्चा था, एक लात की मार से दरवाज़ा ज़मीन पर गिर गया था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो ड्राइवर हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोने लगा। अंदर से उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा भी बाहर आया था। तलाशी लो घर की। मैनेजर के कहने पर शिवांश के गार्ड पूरे घर को तलाश करने लगे। आगे बढ़ते शिवांश ने उस ड्राइवर का गिरेबान पकड़ा। मुस्कान कहाँ है? उसने बहुत ठंडे शब्दों में पूछा। कौन मुस्कान? मैं किसी मुस्कान को नहीं जानता। ड्राइवर घबरा कर बोला। बकवास मत करो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सीधे से बताओ मुस्कान कहाँ है? शिवांश ने कहते ड्राइवर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो ड्राइवर हाथ जोड़ते रोने लगा। साफ सच कह रहा हूँ, मैं किसी मुस्कान को नहीं जानता। ड्राइवर के रोने पर मैनेजर ने उसका गिरेबान पकड़ते उसे धक्का दिया। बकवास कर रहा है। पहले भी इस पर लड़की को अगवा करने की कोशिश का इल्जाम था। कैब में लड़कियों को बिठाकर उन्हें हरास करता था। मैनेजर के कहने पर उस ड्राइवर की बीवी ने शिवांश के आगे हाथ जोड़ दिए। साहब, मैं जानती हूँ मेरा पति नियत का खराब है, लेकिन किसी लड़की को उठा नहीं सकता, मेरा यकीन करें। वो औरत रोती हुई बोली तो शिवांश का चेहरा लाल पड़ने लगा। उस लड़की के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यहाँ ट्रेस हुई है। तुम भी शामिल हो उस जुर्म में। कहाँ छुपाया है उसे? मैनेजर के कहते ही ड्राइवर की बीवी अंदर भागी। जब वापस आई तो हाथ में कीमती मोबाइल था।
वो मोबाइल देखते ही शिवांश चौंका था। वो मुस्कान का मोबाइल था। साहब, मैडम मेरी गाड़ी में अपना फ़ोन भूल गई थी, मैंने देखा था पर लालच में खामोश हो गया। मैं आज ये फ़ोन बेचने वाला था लेकिन। शिवांश ने फ़ोन अपने हाथ में लिया। एक और उम्मीद उसके हाथ से निकल गई थी। कांपते कदमों से वो घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ा। सर, अब क्या करना है? इजाज़त हो तो रिमांड में ले लें। सीनियर गार्ड के पूछने पर शिवांश ने नामे सर हिलाया। उसकी गाड़ी उस दिन किस ट्रैक पर गई थी, उस रास्ते पर सीसीटीवी चेक करो। उसने मुस्कान को कहाँ ड्रॉप किया था, और उस ड्राइवर और उसके घर वालों पर पूरी पूरी नज़र रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है और किससे मिलता है। कहते हुए मैनेजर को चलने का इशारा किया। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मुझे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा सर, ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा है। मैनेजर की बात पर शिवांश ने गहरा सांस लिया। सर, ये आपकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी तो नहीं जिसमें। मैनेजर ने अपना डर जाहिर किया। नहीं, अगर मेरी दुश्मनी में ये सब होता तो मुस्कान नहीं, किरण निशाना बनती, क्योंकि किरण हमारे घर की बेटी है, मुस्कान नहीं। मुस्कान की दोस्त रिया, मुझे वो लड़की खटक रही है, उस पर नज़र रखो। उसके फ़ोन, लैंडलाइन सब ट्रेस करो। उसके घर के नौकरों से खुफिया जासूसी लो। मुझे उस मुझे उस लड़की के हर पल की खबर चाहिए। उसके बाकी दोस्तों पर भी नज़र रखो। शिवांश के कहने पर मैनेजर ने सर हिलाया। उस आईडी का पता चला किस नंबर पर बनी थी और लास्ट लोकेशन क्या थी? शिवांश ने याद आने पर पूछा। सर, एसपी की टीम उस पर काम कर रही है। हमें अभी पुलिस स्टेशन ही जाना है, या आप कहें तो एसपी नितिन को ऑफिस में बुलवा लें? मैनेजर ने पूछा। ऑफिस में बुलवाओ, शिवांश ने हुक्म दिया और गाड़ी से बाहर देखने लगा कि तभी ड्राइवर को फौरन गाड़ी रुकने को कहा। सड़क के उस पार देखा और अगले ही पल गाड़ी का दरवाज़ा खोलते नीचे उतरा था। मैनेजर परेशानी से शिवांश को देखने लगा। वो सड़क पार करते दूसरी सड़क पर आया तो दिल पल भर के लिए कांप उठा। फुटपाथ पर सिद्धार्थ स्ट्रीट लाइट से टेक लगाए सो रहा था। शिवांश घुटनों के बल उसके पास बैठा। सिद्धार्थ का कंधा हिलाया। सिद्धार्थ! शिवांश के पुकारने पर वो एकदम से हड़बड़ाया। मुस्कान, मुस्कान! उसने उठते ही मुस्कान को पुकारा तो शिवांश ने सख्ती से दांत आपस में भींच लिए। घर चलो सिद्धार्थ, ये क्या हालत बनाई है? इस तरह ढूंढोगे मुस्कान को? शिवांश के पूछने पर सिद्धार्थ शिवांश को देखने लगा। मैं जब तक मुस्कान को नहीं ढूंढ लेता घर नहीं जाऊंगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला। बेकार की बातें मत करो सिद्धार्थ, यहाँ से उठो, मेरे साथ ऑफिस चलो। एसपी नितिन आ रहा है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मुस्कान की। सिद्धार्थ फौरन खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो कितना परेशान था। सड़क पर बैठते ही सही, पर सिद्धार्थ की आंख तो लग गई थी। उस पर नींद तो हावी हो गई थी, पर वो तो चाहने के बावजूद अपनी आंखें बंद नहीं कर सका था। कुछ वक्त के बाद ही एसपी 2 हवलदारों के साथ ऑफिस में मौजूद था। सर, वो राहुल नाम की आईडी किसी राहुल नाम के नंबर से ही बनी हुई थी, मगर परेशानी की बात यह है कि जब मुस्कान मैडम ने लास्ट टाइम बात की थी तब वो आईडी शिरडी के एक छोटे से इलाके में एक्टिव थी। अगर कोई उस आईडी से मुस्कान मैडम को मिलने बुलाता है तो उसका कुछ घंटे में शिरडी पहुंचना मुमकिन नहीं लगता। नितिन की बात पर शिवांश के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। मामला गहराई में डूबता जा रहा था। इस राहुल नाम के बंदे को उठा लो, वही सब बताएगा, सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। सर, 2 महीने पहले ही उस लड़के की डेथ हो चुकी है और जहाँ से ही आईडी ट्रेस हुई है उस घर में किसी के पास फ़ोन ही नहीं है। उसके बाद अकाउंट को डिलीट भी कर दिया गया है। लास्ट जो लोकेशन ट्रेस हुई है वो आपके घर की थी, पुलिस वाले ने कहा तो शिवांश ने अपना सर पकड़ लिया। मुस्कान मैडम की गुमशुदगी जितनी नॉर्मल लग रही है ना, उतनी नॉर्मल नहीं है सर। वो अपनी मर्जी से घर से निकली हैं, पर उन्हें साजिश के तौर पर ट्रेस किया गया है और ये जाल सिर्फ आजकल में नहीं बिछाया गया बल्कि महीनों की प्लानिंग है। एसपी नितिन मेहरा की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया था। सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो, एसपी ने परेशानी से कहा। शिवांश ने इशारे से बोलने को कहा। सर, हमने हर जगह देख लिया, शायद हम जो समझ रहे हो वो ना हो। या तो ये बहुत पेचीदा केस है या फिर बहुत सिंपल। एसपी ने कुर्सी से आगे की ओर झुकते हुए कहा। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है सीधे से कहो। शिवांश के कहने पर एसपी ने एक नज़र उसके बिगड़ते चेहरे पर डाली और अपने अंदर हिम्मत पैदा की। जो बात वो कहने जा रहा था जानता था सामने बैठा इंसान शिवांश सिंघानिया है। सर, आजकल ऐसा होता है कि लड़कियां घर से निकलती हैं, रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो पाता और फिर उनका तो फ़ोन भी गिर गया था।
ऐसे में कुछ गलत लोग जो होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और लड़की को उठाकर बेच देते हैं। मुझे लग रहा है हमें एक बार रेड लाइट एरिया में भी। नितिन ने इतना ही कहा था जब गुस्से से सिद्धार्थ ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? वो रेड लाइट एरिया में? सिद्धार्थ गुर्राया जब हवलदारों ने सिद्धार्थ को पीछे किया। प्लीज सिद्धार्थ, इस वक्त इतना वक्त नहीं कि हम तुम्हें समझाने में वक्त खराब करें। जज्बातों में आकर मैं मुस्कान का कोई नुकसान नहीं चाहता। अगर होश में नहीं रह सकते तो जाओ यहाँ से सिद्धार्थ। शिवांश गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए वापस बैठ गया। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तुम तमाम रेड लाइट एरियाज भी चेक करो। ये कहते शिवांश ने कुर्सी की पीठ से सर टिकाते जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सर, वहाँ हाथ डालना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं इस काम को करने के लिए। नितिन की बात पूरी होने से पहले शिवांश ने अपना मोबाइल उठाया और कमिश्नर को कॉल लगा दी। और कुछ पलों के बाद ही उन्हें रेड लाइट एरिया कवर करने की इजाज़त मिल गई थी। शाम का सूरज ढलते रात का पहर शुरू हो चुका था, पर मुस्कान की कोई खबर नहीं मिली थी। सारे रेड लाइट एरियाज पर पुलिस रेड पड़ चुकी थी। अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। न जाने मुस्कान को जमीन खा गई थी, आसमान निगल गया था। माफ़ी सर, मुस्कान मैडम नहीं मिली और जहां कैब ड्राइवर ने उन्हें ड्रॉप किया था वो एक गरीब और पुरानी सी बस्ती थी। वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं है और वहां पर एक परचून वाले का कहना है कि मुस्कान मैडम ने 12:30 बजे के करीब कैब से उतरी थीं। कुछ परेशान भी दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बात करने के लिए उस परचून वाले से मोबाइल भी मांगा था, लेकिन फ़ोन में बैलेंस नहीं था, इसलिए दुकान वाले ने मना कर दिया था। कुछ देर के बाद ही वहां एक काले और पीले रंग की टैक्सी रुकी थी और मुस्कान मैडम मुस्कुराते हुए उस टैक्सी में बैठ गई थीं। वो अंदर नहीं देख सका क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे और ना ही टैक्सी का नंबर नोट किया क्योंकि उस परचून वाले ने ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि ऐसी तो न जाने कितनी टैक्सियां वहां से गुजरती रहती हैं। पुलिस वाले के बताने पर शिवांश ने अपने सामने बैठे अपने दादाजी को देखा और फ़ोन कट कर दिया। कुछ पता चला मुस्कान का? दादाजी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं दादाजी, कुछ पता नहीं चला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, शिवांश ने बेबसी से कहा। कमरे में आती निढालसी प्रिया जी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। क्या हम मुस्कान के लिए ऐड नहीं दे सकते? अगर हम उसके लिए कोई इनाम रख दें, कोई पैसों के लालच में उसे वापस ले आएगा। नंदिनी जी बोली थी। मुझे नंदिनी का मशवरा सही लग रहा है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये बात तो साफ हो ही चुकी है कि मुस्कान खुद घर से नहीं भागी, बल्कि उसे ट्रैप किया गया है। और फिर सबके मशवरे पर मुस्कान की तस्वीर अखबारों और न्यूज़ चैनल पर चला दी गई। नीचे उसे ढूंढने वालों के लिए या उसकी खबर देने वालों के लिए 1 करोड़ की रकम का इनाम भी रखा गया था। ये खबर आग की तरह फैल गई कि शिवांश सिंघानिया, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन और पॉलिटिकल सरगर्मियों में शामिल है, उसके घर से ही लड़की को उठा लिया गया और उन्हें खबर भी नहीं हो सकी। पर हर गुजरते दिन के साथ ये खबर पुरानी होती चली गई। लोगों को नई खबर और नया चस्का मिल गया। मुस्कान का नाम, इनाम की रकम, ये सब कुछ बहुत पीछे रह गया। खाना खा लो प्रिया, वैसे ही बहुत बीमार हो गई हो, दिन ब दिन सूखती जा रही हो। नंदिनी जी कमरे में खाने की ट्रे लेकर आई थीं। जो जबान हर वक्त जहर उगलती थी अब मिठास में बदल गई थी। प्रिया जी की खराब हालत पर उन्हें तरस आता था। कैसे खाना खा लूं भाभी? उसे गायब हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। उसका कुछ अता पता नहीं है। न जाने किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। आपको पता है ना भाभी, अपने दोनों बच्चों के जाने के बाद मैंने मुस्कान में ही जीने की उम्मीद तलाश की थी, उसे अपने सीने से लगाया था, अपने बच्चों से कम नहीं माना था। जब जब उसका चेहरा देखती हूँ मुझे अपने बच्चों का गम हल्का महसूस होता था। और सच कहूँ तो उसकी परवरिश में लगकर मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भूल गई थी। सिर्फ जन्म देने वाली माँ माँ नहीं होती, पालने वाली भी माँ होती है। नंदिनी, प्रिया जी ने तड़प कर कहा। हम सब मजबूर हो गए हैं प्रिया। शिवांश इतनी पहुंच रखने के बावजूद भी उस तक पहुंच नहीं पाया। तुम भगवान से बस प्रार्थना करो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने प्रिया जी के सर पर हाथ रखते उन्हें समझाया था। 3 महीने के बाद भी सिद्धार्थ और शिवांश उसे पहले दिन की ही तरह तलाश कर रहे थे। रोज हॉस्पिटल, एनजीओ की चेकिंग, घर में एक वीरानी सी फैल गई थी। किसी के मरने का शोक भी कुछ दिन मनाया जाता है, पर मुस्कान के गायब होने का शोक मनाते मनाते 3 महीने हो चुके थे। किरण यूनिवर्सिटी से थकी हारी वापस आई थी। मुस्कान के गायब होने के बाद उसकी सुरक्षा और उसकी पाबंदियां और बढ़ गई थीं। वो खुद भी हालात से डर गई थी। दादाजी वेंटिलेटर पर आ गए थे
उन्हें आए रोज सांस का प्रॉब्लम होता था। कुछ पता चला मुस्कान का? ऑफिस से निकलते शिवांश ने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने सर ना में हिला दिया और सर नीचे झुका दिया। शिवांश ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। धीरे धीरे करके महीने सालों में बदलते चले गए और मुस्कान को गायब हुए 2 साल हो गए। किसी को मुस्कान का मालूम नहीं हुआ। पुलिस वाले भी अब बगलें झांकने लगे थे। धीरे धीरे करके उन लोगों की जिंदगियां रूटीन पर तो लौट आई थीं, लेकिन अंदर एक दर्द अभी भी पल रहा था। दादाजी की तबीयत भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। अगर किसी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था तो वो 3 लोग थे, प्रिया जी, सिद्धार्थ और शिवांश। सिद्धार्थ, शालिनी जी कॉफ़ी का कप लिए उसके कमरे में दाखिल हुई थी। वो लैपटॉप पर बिजी ऑफिस का काम कर रहा था। जी मम्मा। उसने एक निगाह उठाकर अपनी माँ की ओर देखा था। मैं तरस गई हूँ सिद्धार्थ, तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखने के लिए। शालिनी जी के बीखे शब्दों पर सिद्धार्थ के होंठ हल्के से मुस्कुराए थे। ऑफिस के काम में बिजी होता हूँ मम्मा, और बिना बात मुस्कुराते तो पागल लगूंगा ना, वो हल्के फुल्के शब्दों में बोला तो शालिनी जी ने उसे गुस्से से घूरा। जब कोई आपसे इतनी मोहब्बत करता हो तो उसे आजमाते नहीं हैं, उन्होंने नाराजगी से कहा। इस बात से क्या मतलब? सिद्धार्थ ने हैरत से पूछा। 2 साल हो गए हैं सिद्धार्थ। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या मुस्कान की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हावी है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कोई और नजर नहीं आता? मैं भी नहीं। वो एकदम से रोने लगी तो सिद्धार्थ होंठ भींच गया। मैंने ऐसा कब कहा मम्मा? वो तड़प उठा था। तुमने नहीं कहा, पर तुम्हारी हर हरकत यही जाहिर करती है। क्या तुम उसके मिलने के इंतजार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे? इस तरह नहीं होता। मैंने तुम पर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है ताकि तुम्हारी खुशियाँ देख सकूं। तुम मुस्कान को ढूंढो, जब तक ढूंढ सकते हो ढूंढो, पर उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी मत रोको प्लीज़। ये कहते शालिनी जी ने उसके सामने हाथ जोड़े तो वो तड़प उठा। मम्मा प्लीज़। उसने रोते हुए शालिनी जी को गले लगाया। क्या चाहती हैं आप बताइए? यही ना कि मैं आगे बढ़ जाऊं, शादी कर लूं? सिद्धार्थ के पूछने पर शालिनी जी ने आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिलाया। और अगर वो लौट आई और मुझसे वफा मोहब्बत का सवाल किया तो क्या जवाब दूंगा उसे? उसने दर्द से पूछा। कह देना माँ की मोहब्बत के आगे हार गया था। मेरे सब्र को मत आजमाओ, मुझ पर कुछ तो दया करो। शालिनी जी के जोर जोर से रोने पर वो हार गया था। 2 साल से वो शालिनी जी को टालते टालते थक चुका था। ठीक है मामा, आप लड़की देख लें, उसने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा और लैपटॉप बंद करते उठकर खड़ा हुआ। अभी वो कमरे से बाहर निकलने लगा था जब शालिनी जी के शब्दों पर पत्थर बन गया। मैं लड़की ढूंढ चुकी हूँ सिद्धार्थ, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ एक पल के लिए बुरी तरह चौंक उठा। मम्मा, अगर आपने मेरे लिए किरण को पसंद किया है तो ऐसा सोचिएगा भी नहीं। अगर किरण दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। वो सख्त अंदाज में बोला। क्यों नहीं करोगी? क्या बुराई है किरण में? अच्छी भली शरीफ बच्ची है। शालिनी जी के कहने पर वो बर्दाश्त से मुट्ठियां भींचते उनके सामने खड़ा हुआ। और मुझे वो शरीफ बच्ची बिल्कुल भी नापसंद है। नफरत हो गई है मुझे उससे। आप किसी से भी मेरी शादी कर दें, पर किरण नहीं। सिद्धार्थ का अंदाज नफरत से भरा था। वो तुमसे मोहब्बत करती है सिद्धार्थ, शालिनी जी ने तड़प कर कहा, और मैं उससे नफरत करता हूँ। आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं उससे शादी करूँगा। वो बोला तो शालिनी जी ने गहरी सांस ली। मैं रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ। तुमने 2 साल तक मुझे आजमाया, अब मैं तुम्हें आजमाऊंगी कि मेरा हुक्म तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर तुमने इनकार किया तो मुस्कान की तरह मुझे भी खो दोगे। मुस्कान तो शायद वापस आ जाए, पर मैं कभी नहीं मिलूंगी तुम्हें। रोते हुए वो कमरे से निकल गई, जबकि सिद्धार्थ का दिल किया किरण को ख़त्म कर दे। वो गुस्से से तनफनाता घर से बाहर निकला। किरण के घर पहुंचा, अंदर की तरफ बढ़ा। दोपहर का वक्त था, सब अपने कमरों में थे। वो सीधा किरण के कमरे की तरफ बढ़ा था। बिना दस्तक दिए कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे फर्श पर बैठी हुई थी, उसका सर बेड से टिका हुआ था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। होठों ही होठों में वो शायद भगवान जी से कुछ बड़बड़ा रही थी, और उसके सिद्धार्थ के कानों में किरण की बड़बड़ाहट सुनाई दी। भगवान जी, मुस्कान वापस आ जाए। मैं उसके बिना अधूरी हूँ। उसके जाने के बाद एहसास हो रहा है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। सिद्धार्थ कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर कमरे का दरवाजा बंद करते आगे बढ़ा। फर्श पर बैठी किरण का बाजू जोर से दबोचते हुए उसे खड़ा कर दिया। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मेरी माँ को भले बना सकती हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी मक्कार लड़कियों को।
वो नफरत से बोला तो किरण रोना भूलकर ना समझी से उसे देखने लगी। मेरा हाथ छोड़ो सिद्धार्थ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, वो घबराहट भरे शब्दों में बोली। सिद्धार्थ ने उसके बाजू को झटका देते जोर से मरोड़ा। किरण के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, आवाज बंद। मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो किरण। हैरत है मुझे, इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतना जुल्म करने के बावजूद तुम्हें सुकून नहीं मिला। तुम अब भी मुझसे शादी के सपने सजा रही हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मुस्कान से मोहब्बत करता हूँ और उसी से करता रहूंगा। सिद्धार्थ इतनी नफरत से बोला कि किरण तड़प उठी, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने क्या जुल्म किया है सिद्धार्थ, आपको समझ क्यों नहीं आती। मैंने मुस्कान को नहीं भगाया, मैं तो खुद उसके बिना टूट गई हूँ, वो रोते हुए बोली। तो सिद्धार्थ तंजिया मुस्कुराया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम बाकी खुद को इतना मासूम समझती हो। मुस्कान के आने जाने पर तुम और तुम्हारा भाई ही नजर रखता था। तुम्हारी माँ उसके कैरेक्टर पर बातें करती थी। तुम लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो छुप कर हर काम करने लगी, छुप कर घर से बाहर गई। अगर तुम लोगों का प्रेशर न होता तो वो घर से बता कर जाती और आज हम इतने दर्द में ना होते। तुम जानती हो, वो मेरी सारी बातें मानती थी। अगर मैं उसे किसी से मिलने से रोकता तो वो मेरी बात मान जाती थी, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था और मैं उसे प्यार से ट्रीट करता था। तुम लोगों की तरह उस पर अपने हुक्म नहीं थोपता था। तुम लोग गुनहगार हो मुस्कान के, समझे तुम। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि किरण का दिल धक से रह गया। उसने तो कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं था। तो क्या उसके कंधों पर एक और बोझ रख दिया गया था। हम उसकी भलाई के लिए उसे रोकते थे, इसी दिन की वजह से रोकते थे। मोहब्बत करते थे, उसका बुरा नहीं चाहते थे, किरण ने तड़प कर कहा। तो सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। तुम लोग बहुत मोहब्बत करते होगे उससे, लेकिन मैं तुम सब लोगों से नफरत करता हूँ। तुम्हारे वजूद और मौजूदगी से भी नफरत है मुझे किरण। मम्मा रिश्ता लेकर आई हैं या लाएंगी, पर तुम इस रिश्ते से इनकार करोगी, वरना ट्रस्ट मी, अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। ये कहते सिद्धार्थ कमरे से निकल गया, जबकि किरण ढह जाने के अंदाज में बेड पर गिरी थी और एक बार फिर ससकने लगी। कुछ देर के बाद नंदिनी जी दरवाजा खोलते खुशी खुशी कमरे में आई। किरण क्यों रो रही हो, नंदिनी जी ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं मामा, बस मुस्कान के मिल जाने की भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं सच्चे दिल से रो रो कर प्रार्थना करो तो भगवान जी कभी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। बस मेरी बच्ची अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है, शालिनी जी की कॉल आई थी, वो सिद्धार्थ के लिए तुम्हारा रिश्ता लाना चाहती है। नंदिनी जी ने खुशी से बताया। आप मना कर दें, मैं सिद्धार्थ से शादी नहीं करना चाहती, वो निगाहें झुकाते बोली। तो नंदिनी जी ना समझी से उसे देखने लगी। पर क्यों, तुम तो सिद्धार्थ से मोहब्बत करती हो ना, उन्होंने पूछा। नहीं करती अब, बस आप मना कर दें। शालिनी आंटी ये रिश्ता सिद्धार्थ की मर्जी के खिलाफ कर रही हैं, उसने दर्द से कहा। तो मैं ये सब किस पागल ने कहा। शालिनी का कहना है कि वो सिद्धार्थ की रजामंदी ले चुकी हैं। नंदिनी जी ने उसका चेहरा अपने हाथों से साफ करते हुए उसे समझाया। मामा, अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ आया था यहाँ, अपनी नफरत दिखाकर गया है मुझे और मेरी मोहब्बत की औकात भी दिखाकर गया है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मामा, उसकी नफरत और मुस्कान के गायब होने का बोझ मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा। वो रोती हुई नंदिनी जी के गले लगी तो नंदिनी जी पत्थर होती उसका दर्द महसूस करने लगी। कुछ देर के बाद वो किरण को खामोश करवाकर अपने कमरे में गई और शालिनी को कॉल लगाई। सिद्धार्थ के यहाँ आने से लेकर उसकी नफरत की झाड़ के बारे में सब कुछ बताया, जबकि शालिनी जी का गुस्से के मारे पारा हाई हुआ था। वो फल काटने वाली छुरी उठाए लॉन्ज में दाखिल हुई थी और इधर उधर टहलते हुए सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगी। वो लॉन्ज में दाखिल होता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब शालिनी जी की पुकार पर रुका। सिद्धार्थ, शालिनी जी ने उसे पुकारा। सिद्धार्थ ने पलट कर देखा, उसकी माँ के हाथ में छुरी देखते उसकी आंखें फैल गईं। मामा, आप ये क्या कर रही हैं? वो बेचैन होकर उनकी तरफ बढ़ा था। शालिनी जी ने उसे सख्ती से रोक दिया। खबरदार, बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी, अब थक गई हूँ मैं। तुम्हें जिंदा लाश की तरह देखने से बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं। ये कहते शालिनी जी ने अपने हाथ पर छुरी चलानी चाही, जब सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उनके हाथ से छुरी खींचकर जमीन पर फेंक दी और उन्हें अपने सीने में भींच लिया। मत दर्द दो मुझे सिद्धार्थ, तुम मुझे जीते जी मार रहे हो, वो तड़प कर बोली तो सिद्धार्थ की आंखें भीगने लगीं। तुम गए थे ना किरण के पास, अपनी नफरत का इजहार करके आए हो ना, क्या चाहते हो सिद्धार्थ तुम? वो बोली तो सिद्धार्थ की आंखें जलने लगीं। वो मक्कार लड़की इतनी तेजी से फसाद फैला चुकी थी, वो अपने दिल में सोच कर रह गया। ठीक है मामा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप किरण को अगर बहू मान चुकी हैं
तो मैं किरण से शादी करने को राजी हूँ, पर शादी बिल्कुल सादगी से होगी। शालिनी जी को खुद से अलग करते हुए वो सर्द अंदाज में बोला और अपने कमरे में चला गया। शालिनी जी गहरी सांस लेते सोफे पर बैठ गईं और एक बार फिर नंदिनी जी को कॉल लगाने लगीं। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। शादी संपन्न हुई तो सिद्धार्थ वहां से उठकर जाने लगा। जब शालिनी जी ने उसका हाथ थामा, कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? शालिनी जी ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैंने सिर्फ शादी करने की हामी भरी थी मम्मा, अब मुझे और ज़्यादा उम्मीद मत रखना, वो अटल शब्दों में बोला। इतनी जिद मत करो सिद्धार्थ, मुझे यूं लोगों में रुस्वा करके मेरी बद्दुआ लेकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शालिनी जी के कहने पर वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए खामोश बैठ गया था। खाने का दौर चला और फिर विदाई का टाइम भी आ गया। शालिनी जी किरण को विदा करवाकर घर ले आईं। अपने घर पर एक दो रस्म करने के बाद शालिनी जी ने उसे सिद्धार्थ के कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। मैं जानती हूँ किरण, तुम्हारी शादी को लेकर बहुत अरमान होंगे, पर सिद्धार्थ नहीं माना, लेकिन मुझे यकीन है तुम उसे अपनी मोहब्बत से बदल दोगी। शालिनी जी के कहने पर किरण मुस्कुरा भी न सकी। अभी सिद्धार्थ गुस्से में है, पर तुम तो मोहब्बत करती हो ना उससे। धीरे धीरे उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। खूबसूरत तो तुम हो, देखना पल में ही तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा। और हाँ, अपने कमरे की बातें अपने घर जाकर मत बताना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वालों से हमारा जो बरसों पुराना एक संबंध जुड़ा हुआ है वो खराब हो जाए। आप परेशान न हो आंटी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। किरण के कहने पर शालिनी जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कमरे से चली गई। सिद्धार्थ लॉन्ज में ही बैठा था, मोबाइल पर बिजी था। अंदर जाओ, दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने जख्मी नज़र अपनी माँ को देखा, फिर चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा बंद करते निगाह बेड पर डाली और तंज से मुस्कुराया। अपनी शर्ट के बटन खोलता किरण के सामने बैठा। कुछ नेचुरल शर्म और कुछ डर के कारण वो उसके सामने बैठने पर थोड़ा सा पीछे की ओर खिसकी थी, जबकि वो और भी तंज से मुस्कुराया था। घबरा घबरा क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे करीब आ रहा हूँ मैं। तुम्हें मेरी संगत का इनाम मिलेगा जानम, जो तुम पाना चाहती हो वो तुम हासिल कर चुकी हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। सिद्धार्थ के तंज के तीर और काटती निगाहें किरण को अपने बदन के आर पार महसूस हो रही थीं। सिद्धार्थ, मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतना बदगुमान हो गए हो। मैंने तो सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, आपने उस मोहब्बत को मेरे लिए जुर्म बना दिया। वो बोली तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए वहीं बेड पर लेट गया। किरण उसे देखने लगी। जानती हो किरण, इन पलों के बहुत खूबसूरत सपने सजाए थे मैंने मुस्कान के साथ। उसकी चुलबुली बातें, उसकी जिद, उसका नखरा, अब तक मुझे अपने आसपास महसूस होता है। तुम बीवी तो बन गई हो, पर कभी मुस्कान की जगह नहीं ले सकती। तुम सारी जिंदगी इस गम में गुजार दोगी कि मेरे दिल पर मुस्कान ने राज किया है और वही करेगी। सिद्धार्थ के कहने पर किरण की आंखें भीगने लगीं। मेरा कसूर क्या है सिद्धार्थ? उसने तड़प कर पूछा। मुझसे मोहब्बत करना, वो बेदर्दी से बोला। किरण ने दर्द के एहसास से अपना दुपट्टा अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। वो बेड से उठने लगी जब सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़ी थी। बहुत गुस्सा आया था तुम पर, सोचा था तुम्हें जान से मार दूं और अपनी जान छुड़ा दूं, लेकिन अपनी माँ के आगे मैं बुरी तरह मजबूर हो गया था। पर तुम पर कोई जुल्म नहीं करूँगा अब। बस तुम्हारी यही सजा है, तुम सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत की तलब में गुजार दोगी। वो मुस्कुरा रहा था और किरण को अंदाजा हुआ कि इस दुनिया में महबूब से बड़ा जालिम कोई और नहीं होता। ऐसा ना हो सिद्धार्थ कि मुझे दर्द की मार मारने की कोशिश में कुदरत आपको वहां लाकर मारे कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाए, आपको अपने ऊपर ये मोहब्बत शब्द हराम लगने लगे। किरण की बात पर सिद्धार्थ ने तंजी अंदाज में उसे देखा और अगले ही पल उसे अपनी ओर खींचा था। वो कटी डाल की तरह सिद्धार्थ के ऊपर गिरी। याद रखो, मोहब्बत की शादी तो तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से ये शादी अरेंज मैरिज से भी बुरी है। तो अच्छी बीवी बनकर मेरे हक पूरे करो, क्योंकि दिल में तो जगह नहीं, ऐसा न हो घर में भी पनाह न मिले। वो बेदर्दी से कहता हुआ उसके दुपट्टे को उसके सर से हटा चुका था और उसके होंठों पर झुक गया। वो इन 2 सालों का दर्द, तड़प, गुस्सा, अपनी बेबसी सब किरण के नाजुक वजूद पर उतारने लगा। तकलीफ से किरण की आंखों में आंसू आए, लेकिन होठों से एक सिसकी भी नहीं निकली। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि पसंदीदा मर्द की संगत इतनी दर्दनाक हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। तीसरा भाग कल अपलोड किया जाएगा। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कहानी का ये भाग अब तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।